कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब तीसरी लहर की तैयारी भी शुरू कर दी है। भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में महज 2.5 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने लगा है। अब तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए इस अनुपूरक बजट में 957 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें कोविड-19 संक्रमण से रोकथाम, बचाव, दवाइयों पर 304 करोड़ रुपए, तो चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए 215 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए भी 7 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रदेश के 6,20,432 लोगों को 852 करोड़ रुपए की चिकित्सा सुविधा का फायदा मिला है। कोविड संक्रमण के बचाव एवं उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त प्रावधान 957 करोड़ 47 लाख के इसमें सप्लीमेंट्री बजट में रखा गया है। जाहिर है कि भूपेश बघेल सरकार के बेहतरीन प्रबंधन की बदौलत ही कोरोना की दूसरी लहर को हराने में सफलता मिली है। जिस वक्त दूसरे प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, उस दौरान छत्तीसगढ़ ने दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति भी की और फिर से भूपेश बघेल सरकार ने तीसरी लहर से निपटने रणनीति बना ली है। अनुपूरक बजट में भी इसकी झलक साफ दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सतर्क छत्तीसगढ़। जी हां, दूसरी लहर के बाद छत्तीसगढ़ अब तीसरी लहर के लिए बिल्कुल सतर्क है। सरकार सतर्क है और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। दूसरी लहर ने जो नुकसान पहुंचाया उसको देखते हुए तीसरी लहर के लिए जो भी ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो मेडिकल उपकरणों की बात कर ली जाए, बिस्तरों की बात कर ली जाए, या और भी किसी प्रकार के इंतजाम हो, उन तमाम चीज़ों को पूरा करने में सरकार जुट गई है और एक अच्छे खासे बजट के साथ सरकार इस ओर बढ़ रही है। ये सतर्कता ही कहलाएगी कि अनुपूरक बजट में भी इसका प्रावधान किया गया। तीसरी लहर से बचने के लिए 519 करोड़ रुपए रखे गए दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीदी के लिए। बुरा वक्त आता है, उससे पहले ही उसके लिए पैसे जमा कर दें या फंड का इस्तेमाल कर दिया जाए, तो ये जो दिक्कतें दूसरी लहर में देखने को मिली थी या पहली में अचानक जो आई थी, वो दिक्कतें अब नहीं होंगी। चर्चा आज इसी पर होगी। तीसरी लहर रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए बखूबी तैयार हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र यादव हैं, कांग्रेस विधायक। बहुत स्वागत देवेंद्र जी। हमारे साथ IMA बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत रायजादा भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका भी। देवेंद्र जी, पहला सवाल आपसे करूंगा। तीसरी लहर से लड़ने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, फंड की कोई कमी नहीं की जा रही। दूसरी लहर से हमने सबक सीखा है, किस तरीके के लिए और कितना तैयार अपने आप को हम पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कोविड संक्रमण के दौर में छत्तीसगढ़ सरकार का जो कार्य प्रणाली रहा है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने हर उस एंड पर काम करने की कोशिश की है जो आवश्यक है और जिससे कोविड संक्रमण को रोका जा सकता है। आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कि देश में लॉकडाउन लगने से पहले पहली लहर में छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाया गया, सारे बॉर्डर्स को सील किया गया। यहाँ पर जो लोग घर से ना निकले उसके लिए हम लोगों ने लोगों को राशन भी, मुफ्त राशन मुहैया करवाया ताकि संक्रमण की दर को हम लोग रोक सके। उसी तरह जब दूसरे लॉकडाउन की बात आए, दूसरी लहर आई, उस समय भी आप देखे होंगे कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई थी ऑक्सीजन बेड्स की कमी को लेकर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर। लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रबंधन बेहतर रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके कुशल प्रबंधन में और उनके रेगुलर फॉलोअप से हम लोगों के स्टेट में एक भी ऐसा स्थान नहीं रहा जहां पर किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी से तकलीफ उठानी पड़ी। निश्चित रूप से जब पीक टाइम था तब चैलेंज था हमारे लिए। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वैसे उस समय जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे ज्यादा लोड हमारे ऊपर आ गया था, बड़े मरीज थे। लेकिन उस समय भी, कठिन समय में भी छत्तीसगढ़ ने अपने लोगों की सेवा की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने। और
बेहतरीन प्रदर्शन करके जितने भी लोगों को हम लोग बचाया जा सकता है उसको बचाने का पूरा प्रयास किया है। आज इस दौर में भी हम देखें, तीसरी लहर की बात अगर हम कहें, जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तीसरी लहर आएगी आने वाले समय में। उस समय जो महत्वपूर्ण विषय है, जैसे हमारे पास आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी रहे, हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की अवेलेबिलिटी रहे, हमारे पास पर्याप्त क्रिटिकल केयर की व्यवस्था रहे। इसके अलावा जो एक चिंतनीय विषय है जिस पर लगातार देश प्रदेश में संसार में चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में जो कोविड रहेगा वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके आधार पे पीआईसीयूज की व्यवस्था और जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनको इंटीब्यूट करने की प्रैक्टिस कराने से लेकर उनको पूरी तरह ट्रेन करना, ताकि जब इमरजेंसी आए तब उस समय हमारे पास ये बात ना रहे कि हमारे पास प्रोफेशनल्स या इमरजेंसी हैंडलिंग करने में कोई कमी आ रही है। हमारे पास बच्चों के लिए भी इमरजेंसी हैंडलिंग करने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार रहे, बुजुर्गों के लिए भी तैयार रहे और युवाओं के लिए भी तैयार रहे। ऐसे करके हर एक एंड पर काम किया जा रहा है। हम लोग जिले स्तर पर देखें तो हम लोग डॉक्टर्स को ट्रेन करना, उनको चिन्हित करना, जो सीनियर नर्सेस हैं उनको ट्रेन करना, उनको चिन्हित करना, ताकि किसी भी इमरजेंसी हैंडलिंग में हम लोग पीछे ना रहें। साथ ही साथ प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था होना, प्रॉपर ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था होना, आईसीयूज की व्यवस्था होना, आईसीयू चलाने वाले लोगों की व्यवस्था होना, उनको प्रॉपरली ट्रेन करना, इन सभी पॉइंट्स पर, बारीक पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जन जागरण, लोगों का सहयोग। छत्तीसगढ़ की सम्मानित जनता ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने कोविड को हराने में अपनी भरपूर भूमिका निभाई है। उन्होंने संक्रमण के चेन को तोड़ने में भरपूर भूमिका निभाई है। सरकार के जो निर्देश रहे उनका पालन करने में भरपूर भूमिका निभाई है। ये जन जागरण अभियान भी जनता के साथ मिलकर लगातार चल रहा है और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय में संक्रमण का दौर आए भी तो हम लोग उसको एक दूसरे के साथ मिलकर जागरूकता के साथ हम लोग उससे लड़ सकें। और उसके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक पॉइंट, वो है वैक्सीनेशन। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस रहा है, आज हमारी जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं 100% उन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, भले नर्सेस का हो, डॉक्टर्स का हो। इसके बाद हमारे पुलिस कर्मी, हमारे सरकारी कर्मी, हमारे नगर निगम के लोग, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, उनके सब के हम लोगों ने 100% वैक्सीनेशन कर दिया। अगर हम ओल्ड एजेस की बात करें तो 45 साल की आयु से जो ऊपर के लोग हैं उसमें लगभग 90% से ऊपर लोगों को दोनों टाइम वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और दूसरी वैक्सीनेशन भी काफी संख्या में लोगों को लग गया है। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन इतनी बड़ी संख्या में 45 के ऊपर की एज के हो गया। और इसके बाद हम अगर यूथ की बात करें तो उसमें भी हम लोग लगातार वैक्सीनेशन पर काम कर रहे हैं। और जो वैक्सीनेशन में केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराने में जो कमी और देरी आ रही है उससे थोड़ा चैलेंजिंग तो रहता है, लेकिन स्टेट सरकार के और स्वास्थ्य विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफल प्रबंधन से हम सभी चीजों में निरंतर लगातार जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। ठीक दिवेन जी, ये सब बखूबी सरकार इंतज़ाम कर रही है और बजट का भी खास तौर पर इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। 519 करोड़ का बजट अनुपूरक बजट में रखा गया है। इसके लिए उपकरण की बात कर ली जाए, दवाइयों की बात कर ली जाए, ये तीसरी लहर के लिए सरकार की तैयारियां हैं। इनके लिए फंड पहले से रखा गया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप लोगों का क्या कैलकुलेशन है, तीसरी लहर कब तक आ सकती है, किस तरह की ये वेव होगी? नमस्कार। मैं समझता हूँ कि वैक्सीन को हम अपना हथियार बनाएं तो तीसरी लहर बिल्कुल आने की संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे आसपास के देश हैं, जो बांग्लादेश है, म्यांमार है या अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान के आसपास भी, और छत्तीसगढ़ के से दूर उत्तरांचल में भी अभी दूसरी लहर पूरी तरीके से गई नहीं है। और ये बिल्कुल समय ऐसा रहेगा कि कब दूसरी लहर आई और कब तीसरी लहर शुरू हो गई, यानी अल्फ़ा से डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा वेराइटी जो उसके वेरिएंट्स हैं वो कब आ जाएंगे, इसका कोई टाइम टेबल डिसाइड करना उचित नहीं होगा। हमारी तैयारी है सबसे पहले वैक्सीनेशन, जो कि 1 करोड़ 10 लाख के आसपास छत्तीसगढ़ में किया जा चुका है।
पिछली मीटिंग में जब हम मिले थे 35 दिन पहले, उससे बहुत भयंकर तरीके से हर तरह से सामाजिक संस्थाओं ने, आईएमए ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया। तो शासन को तो धन्यवाद दूंगा ही, बल्कि छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता को भी कहूँगा। वैक्सीनेशन ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन सोशल आइसोलेशन और सामाजिक दूरी का पालन ग्रामीण भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। किसान, अभी खेती का सीजन है, उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगले 6 महीने तक वैक्सीन की जो कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी इसका इंतज़ार करे बगैर हर डॉक्टर, हर पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे निजी क्षेत्र का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का, चाहे पीएचसी सीएचसी का। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि 1,90,00,000 लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी मात्र 10 लाख लोगों की है, यानी पुलिस वालों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की और हमारे पॉलिटिशियन की। तो वो 1,90,00,000 लोग अगले 1 साल तक प्रण कर लें कि जिन सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में ज़रूरत नहीं है वहाँ भीड़ इकट्ठी ना करें। भीड़ की जो संस्कृति है उसका 1 साल तक पालन नहीं करेंगे तो जैसा अच्छा परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ ने पहली लहर में किया, दूसरी लहर में किया, उससे कहीं बेहतर हम तीसरी लहर में कह पाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, वैक्सीनेशन 1 है, सोशल डिस्टेंसिंग 2 है, सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी रखना 3 है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन जरूरी है, आईसीयू जरूरी है, दवाइयाँ जरूरी है, पर नौबत वहाँ तक ना आए, यही हमारे राज्य की जनता के हित में है। बुजुर्गों से दूर रहें, किंतु युवा वर्ग भी मैं देख रहा हूँ कि बाजारों में है या पब में है, होटलों की तरफ है, टूरिज्म में है, हिमाचल प्रदेश तक टूरिस्ट पहुँच जा रहे हैं। मैं कहता हूँ महोदय, आपका जीवन ये 80 बड़ा वर्ष का है। अहम पहलू अगर है, 8 महीने जागरूकता अगर भी, आप जी। टूरिज्म नहीं करेंगे तो शायद 80 साल में 80 बार। हाँ जी हाँ, जागरूकता, चाहे वो अनाज की दुकान पे हो, पेट्रोल पंप पर हो, बाजार पे हो, सिनेमा घरों में हो, या फिर आपके अस्पताल में हो। इवन मैं देख रहा हूँ डायग्नोस्टिक सेंटर में 100-150 लोग सोनोग्राफी करने पहुँच जा रहे हैं। अति आवश्यक नहीं है तो वहाँ मत पहुँचिए। अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है तो आप क्लिनिक में 1 महीने के बजाय 2 महीने में जाइए। बाजार में सब्जी हफ्ते में 1 बार ले लीजिए। जो शासन कर रहा है वो तो अद्भुत है, स्वास्थ्य विभाग का डिवोशन अद्भुत है। हमारे बिलासपुर के सीएमएचओ 1.5 साल से लगातार सांस लिए बगैर काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बार कोरोना संक्रमित हो गए, फिर भी जान की परवाह नहीं कर रहे। बिलासपुर के अकेले 5 डॉक्टर्स प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर अपनी जान दे चुके हैं। पुलिस वालों की संख्या अनियमित असंख्य है जिन्होंने अपना जीवन दिया है। तो मेरा कहना है, छत्तीसगढ़ की जनता तीसरी लहर के लिए दवाई है, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, स्टेरॉयड है, सब कुछ है, किंतु बीमार पड़ के अस्पताल आना ही क्यों? जैसे ही आपके पास पहली लहर का पहला संकेत आया, आप अस्पताल में रिपोर्ट किए। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, बीमार पड़ के अस्पताल आना ही क्यों? जागरूकता एक बड़ा अहम पहलू है। अगर जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से तीसरी लहर को टाला जा सकता है। ये बहुत अहम चीज आपने कही। मैं आपके पास आता हूँ, एक देवेंद्र जी से सवाल कर लेता हूँ। देवेंद्र जी, जनप्रतिनिधि भी आप हैं। 2% फंड बहुत अहम चीज होती है इसके लिए, फंड बहुत अहम चीज होती है तीसरी लहर के लिए। फंडिंग की कितनी ज़रूरत आपको महसूस हो रही है? क्या कोई कमी है? हालांकि मुख्यमंत्री ने पर्याप्त वहाँ पर देने की कोशिश की है। इक्विपमेंट सेटअप के साथ आप लोग तैयार है माना जाए? देखिए, ऐसा अगर मैं दुर्ग जिले की बात करूं तो मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल का जो अधिग्रहण करके उन्होंने एक 750 बेड्स का सेटअप कोविड जैसे महामारी से लड़ने के लिए दुर्ग संभाग को दिया। उससे निश्चित रूप से आसपास के जिले के लोगों को लेकर दुर्ग भिलाई के लोगों को बहुत सुविधा होगी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। वैसे ही अगर मैं फंड्स की बात करूं तो कोविड फेज 1, 2 या अभी भी कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए पैसे की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी या कटौती इस सरकार में नहीं है। डीएमएफ फंड से लेकर मुख्यमंत्री अनुदान कोष से लेकर फंड मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। लोगों की जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, लोगों की स्वास्थ्य सुविधा से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहें, उन विषय को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग, साथ और उनका निर्देश है। पैसे की कमी जैसी कोई भी बात नहीं है। आप अगर इस बार का अनुपूरक बजट देखेंगे तो 957 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया है। आप देखेंगे गौरेला पेंड्रा जैसे जो दूर अंचल क्षेत्र हैं या बस्तर के दूर अंचल क्षेत्र है, वहां पर भी स्वास्थ्य उपकेंद्रों
को सुसज्जित किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है। जो हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी, जो मेडिकल सुविधाएं हम लोग केवल अर्बन क्षेत्रों में देखते थे, उसको रूरल तक भी ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सरकार कर रही है, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो रहे, और कभी भी किसी इमरजेंसी में दूरी के कारण कोई भी हमारा पेशेंट या कोई भी हमारा साथी अपनी जान ना गंवाए, उसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। दूर अंचलों में आप देखेंगे, बस्तर संभाग हो गया, सरगुजा संभाग हो गया, हम लोग कोरबा, कोरिया, ये सारी जगहों पर भी, दूर अंचलों में भी, छोटे छोटे ब्लॉक में भी जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, उस पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेजी जा रही है, उस पे ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा करवाई जा रही है। तो ये सारे काम है जिन सब को कर हम लोग आने वाले तीसरी लेयर के लिए तैयार हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, और साथ ही साथ जैसा कि पूर्व में डॉक्टर साहब कह रहे थे, हम लोगों की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो ये है कि हम लोग ये तीसरी लहर आने से बचाने में जो हमारा योगदान दे सकें, वैक्सीनेशन कराकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। और इसके बाद तीसरी जो हमारी बात होती है कि अगर हमारा कोई साथी कोविड संक्रमण के तकलीफ में आता है तो उसका प्रॉपर मेडिकेशन हो जाए, उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाए। तो ये सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। एक मैन पावर भी एक बड़ा विषय आता है हम लोगों को जब हम कोविड से लड़ते हैं, तो राज्य सरकार तीसरी लहर से लड़ने के लिए मैन पावर पे भी बहुत फोकस है कि हमारे पास प्रॉपर ऐसा जो लोग रहे वो ट्रेंड रहे। हम लोग पिछले समय में देखे, एक तकलीफ ये भी आ रही थी कि पेशेंट्स जब एडमिट हो रहे थे तो हमारा जो मैन पावर था, नर्सिंग स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, उनकी भी तबीयत खराब हो रही थी, वो भी संक्रमित हो रहे थे, तो फिर वो 15 दिन लीव पे जाते थे। तो ऐसे समय में मैन पावर की भी पहले से ट्रेनिंग हो, चिन्हित हो, वो भी पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से बनाया गया। और साथ ही साथ फॉलो अप सिस्टम, आप ने देखा होगा पिछले समय भी और इस समय भी, जो भी लोग कोविड संक्रमित हुए उनको जिला प्रशासन के द्वारा डे टू डे फॉलो भी किया गया, होम आइसोलेशन को भी बढ़ावा दिया गया, किट मुहैया करवाई गई, घर घर पे दवाइयां, इन सभी चीजों पर भी इतनी जिम्मेदारी से ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम लोग तैयार रहें, खड़े रहें। देखिए, हम आप तो यही कामना करेंगे ईश्वर से, भगवान से, कि ऐसा कोई नौबत हमारे देश को फिर ना आए, लेकिन आती है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है हर एक लड़ाई को लड़ने के लिए। और कोविड संक्रमण से हम अपने लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे अपनों को बचाएंगे, हर हाल में बचाएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि तीसरी लहर आ ही नहीं, को हम इतने जागरूक रहें, इतने तैयार रहें, इतने वैक्सीनेटेड रहें। डॉक्टर साहब, बार बार ये बात सामने आती है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को प्रभावित कर सकती है। क्या इसके पीछे एक वजह वैक्सीनेशन ना होना है? और हम मान के चले कि आने वाले दिनों में जो ट्रायल हो रहे हैं बहुत जल्द बच्चों के लिए भी अवेलेबल ये वैक्सीन होंगी? मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां देवेंद्र यादव जी ने बताया। उन्होंने बहुत अच्छे से, बड़े विस्तार में पूरी सुविधाओं को, पूरी व्यवस्थाओं को, पूरी तैयारियों को आंका। किंतु क्योंकि गर्भवती महिलाओं का गाइडलाइन की इलाज की गाइडलाइन मई में ही आई है, तो कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं। तो अपनी वैक्सीनेशन का पहला टारगेट ये होना चाहिए। दूसरा, बच्चों में बहुत ज़्यादा आएगा, ये बराबर है, क्योंकि बच्चे स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे संपर्क में जा रहे हैं, प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन की भी अगस्त में आ रही है बात। और हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग उस पर तेज नज़र रखा हुआ है कि बच्चों को कैसे स्कूल खुलने के पहले, खासतौर से 12 से 18 वर्ष का जो चल रहा है वो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक तीनों का चल रहा है। और अमेरिकन वैक्सीन्स भी जो 12 से 18 पे ऑलरेडी ट्रायल्ड एंड टेस्टेड हैं, अगर उनको वैक्सीनेट करेंगे तो कम से कम 8वीं से ऊपर के बच्चों को हम सुरक्षित स्कूल तक ला पाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो हाईवे से गुजरने वाले, जैसे बिलासपुर से रायपुर, अंबिकापुर है, तो जैसे ही ट्रक और इसमें आने वाले क्लीनर हेल्पर दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, इनको वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर्स हैं। दूसरा, बच्चों के लिए जो तैयारी है, नियोनेटल आईसीयू की है, ऑक्सीजन की है, दवाइयों की, बहुत अच्छी है। आपकी जानकारी के लिए, बच्चों को रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को सिर्फ आइसोलेशन, उनके सिम्टम्स कम रहेंगे,
लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो है सुपर इन्फेक्शियस है, यानी ये 1 से 4-5 में भी फैल सकता है। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बच्चों की संख्या भी 40-50 लाख है, यानी 18 वर्ष से नीचे देखेंगे तो लगभग 18% हमारी पॉपुलेशन का है। इसके बाद मैं बुजुर्गों की बात करूंगा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिनकी बाईपास सर्जरी है, जिनका हार्ट फेलियर है, जिनका डायलिसिस हो रहा है, इन पे पहली 2 लहरों में बहुत अटेंशन दिया गया, चाहे प्राइवेट कॉर्पोरेट अस्पताल हो चाहे जिला अस्पताल। बावजूद इनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। तो इनको बाजार में लेके घूमना या इनके पास घूमते बच्चों को ले जाना खतरा है। तीसरा, वैक्सीनेशन ड्राइव में 18 वर्ष तक का जैसे ही आ गया है, काफ़ी बहुत तेज हुआ है। अभी भी 20,000 वैक्सीन बिलासपुर में अवेलेबल है। अगले 3 दिन का हम सफिशिएंट तैयारी है। या मैं IMA, लायंस क्लब, रोटरी सभी से बोलूँगा कि हर सदस्य के परिवार के ड्राइवर, क्लीनर, माली, घर के वर्कर, इनको भी वैक्सीनेट किया गया। हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पर अपने घर में आने वाले कर्मचारी, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, उनको अटेंशन देना है। अगर वो और उनका परिवार वैक्सीनेशन होंगे तो ऐसी सुरक्षा चेन बनेगी कि तीसरी लहर वास्तव में हमें दिखेगी नहीं। मेरा दृढ़ विश्वास है IMA छत्तीसगढ़ की तरफ से कि दूसरी लहर की तरह भयानक परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि हम तैयार हैं, पैरामेडिकल तैयार हैं, और हमारे लोग भी जो हैं उनकी अवेयरनेस अद्भुत है। हमारे किसान की, मजदूर भाई की, जो भी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, इनकी वैक्सीनेशन जरूरी है। चौथी बात, जब बॉर्डर से कोई आ रहा है तो उसका टेस्ट हो, और हमारे एक शहर से दूसरे शहर में जो ट्रेवल कर रहे हैं उनका किसी ओवरब्रिज में, या जैसे रायपुर से बिलासपुर ब्रिज के बीच में वैक्सीनेशन होना चाहिए। दुर्ग से रायपुर जाते समय जो भी गुजर रहा है उसका वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि ग्रीन कार्ड लेके चलें, वैक्सीनेशन वाले ही स्वतंत्र रूप से घूम सकें। इसके अलावा मैं मास्क में बोलूँगा, आश्चर्यजनक रूप से 2 महीने में मास्क पहनने की प्रथा पूरी तरीके से गिरी है। मास्क में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम 2 करोड़ लोग हैं, हम मास्क में अच्छा नहीं कर रहे हैं। हर 4 लोगों में से 3 मुझे बाजार में मास्क के बगैर दिखाई दे रहे। ये असावधानी, क्योंकि वैक्सीनेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मास्क बहुत जरूरी है, ये बहुत अहम बात आपने कही, और लोगों को इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे पास आज समय इतना ही था। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप दोनों का ही ये मत है कि हम तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि हम इतने ज़्यादा तैयारी कर लें, इतने अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं कि ये तीसरी लहर पहुँचे ही ना हम तक, और हम बिल्कुल इस तीसरी लहर को सुरक्षित तरीके से पार कर जाएं। ज़रूरी तैयारियां सरकारी स्तर पर हो रही हैं, डॉक्टर्स इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, स्टाफ उनका मेंटली प्रिपेयर है, हर स्तर पर तैयारी हो रही है, चाहे वैक्सीनेशन के लेवल पर हो, चाहे शहरों या गाँव में बिस्तरों की व्यवस्था की बात हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात हो, ज़रूरी दवाइयों की बात हो। पहले जैसे सिर्फ शहरों में सेंटर्ड नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की कोशिश है कि गांव तक ये सुविधाएं पहुंच जाए, ताकि शहर तक आने की नौबत नहीं आए और लोगों को तत्काल वहां पर सुविधा मुहैया हो जाए और वो जल्द स्वस्थ हो जाए। हालांकि ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें, सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना होगा, तभी हम तीसरी लहर को आने से रोक पाएंगे। खास पेशकश में इतने।